हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वीएसए जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं से कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लेके आ रही हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स दीजिए। चलिए तो आज शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हम जो ग्रामर में से करेंगे और रीडर में से करेंगे वो है टोटल 35 मार्क्स में से है। जैसे सबसे पहले है हमारा अपठित गद्यांश है, सेकंड है विभक्ति जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स की आती है, उसके बाद है अव्यय जो 3 मार्क्स के आते हैं, प्रत्यय ज्ञानम जो आपके 4 मार्क्स के आते हैं और रचनात्मक कार्य में आपके संवाद लेखनम जो आपके 4 मार्क्स का आता है, अनुवाद कार्य में आपका जो 4 मार्क्स का आता है। उसके बाद है सेम उसी पाठ में से आपका एक जो चैप्टर है विचित्र साक्षी, वो 6 नंबर का आता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक तो आपका आता है, देखिए पाठस्य सार हिंदी भाषायाम अनुवाद कि एक तो आपका पाठ का सार आता है उसमें से जो आपका 2 मार्क्स का आता है और हिंदी भाषायाम अनुवाद अर्थात हिंदी भाषा का अनुवाद आता है जो आपके 4 मार्क्स का आता है। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले अब हम शुरू करते हैं। आदिस्त्रेषु रेखांकित शब्देषु विभक्ते कारणम लिखत। देखिए आपके एग्जाम में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कि आदिस्त्रेषु के नीचे लिखे हुए रेखांकित, यानी कि इसमें हमने जैसे रेखांकित कर दिया, अब जैसे यहां पर है ग्रामम, ग्रामम है ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति कि गांव के चारों ओर खेत हैं। अब देखिए कि एग्जाम में जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखते हुए क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं। लेकिन विभक्ति कारणम आपका 100% 4 मार्क्स का आता है। जैसे यहाँ पर है ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, अब यहाँ बताना है कि रेखांकित शब्दों में विभक्ति और कारण लिखना है, ठीक है। अब ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ है। अब यहाँ पर परितः दिया हुआ है, परितः का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, क्षेत्राणि खेत है, ठीक है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर किस कारण से कौन सी विभक्ति हुई है, ठीक है। ग्रामर में यहाँ पर हमने ग्रामर में यानी कि हमने जब फल का शब्द रूप पढ़ा है तो वो फलम बनता है और ग्रामम यहाँ पर क्या है उसके अनुसार तो ये शब्द रूप हमारे चलते हैं। जैसे फलम फले फनाली द्वितीया में बनता है, क्या बनता है द्वितीया में, फलम भी बनता है और रामम भी बनता है, ठीक है। तो फलम और रामम में यहां पर कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, यहां पर द्वितीय विभक्ति है। तो इसलिए यहां पर जब हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि यहां पर हम करेंगे परितः योगे द्वितीया विभक्ति ही, क्योंकि यह जो परितः है वो हमारा क्या है, यहां पर उपपद विभक्ति है। तो इसके कारण से क्या आ जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे परितः योगे द्वितीया विभक्ति, ठीक है। सभी में हमें यही लिखना है कि किस कारण से कौन सी विभक्ति है, यानी कि परित के योग में हमने कौन सी विभक्ति कर दी, द्वितीय विभक्ति कर दी। ये आपकी ग्रामर में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय है। देन सेकंड है कविषु कालिदास श्रेष्ठ है अस्ति। अब हमने भाई बालक के शब्द रूप याद किए हैं, कक्षा 10th है ये, हम 6th 7th 8th 9th सब में हम शब्द रूप याद करते हैं। तो शब्द रूप हमें लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब तक हमें शब्द रूप याद नहीं होंगे तो हमें ग्रामर नहीं कर पाएंगे। और सबसे अच्छा तरीका है कि जब तक हमें शब्द रूप याद है तो हम ये सेंटेंस आराम से बना लेते हैं, अर्थात विभक्ति कारणम हम लिख सकते हैं। अब यहाँ है कविषु, कविषु, कविषु कालिदास से श्रेष्ठ है अस्ति कि जो कवि है वो
क्या है, कवियों में कालिदास वो क्या है, श्रेष्ठ है। क्या है, कालिदास क्या है, श्रेष्ठ है भाई। तो पर्टिकुलर एक कवि ने होकर कितने हैं, अनेक हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ जाएगी, जब हमने बालक का शब्द रूप याद किया है तो वहां पर बाल केशु होता है। बाल केशु में सप्तमी बहुवचन, तो यहाँ पर कविशु में भी कौन सी विभक्ति है, सप्तमी बहुवचन। सप्तमी बहुवचन। अब यहाँ पर सप्तमी बहुवचन है और यहाँ पर है कि बहुत से में एक श्रेष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो विभक्ति के योग में क्या आ जाएगा, बहुसु एक है, एक है, श्रेष्ठ है, अस्ति। के बहुसु एक है, श्रेष्ठ है, अस्ति, अर्थात मतलब बहुत सारे कवि हैं, उनमें एक श्रेष्ठ है। तो क्या कर देंगे हम, श्रेष्ठ है योगे, ये भी हम कर सकते हैं। कौन सी विभक्ति, सप्तमी। सप्तमी विभक्ति, ठीक है। अब है नेक्स्ट है हर्ये रोस्ते भक्ति ही। हर्ये रोस्ते भक्ति अर्थात यहां पर हमने जब हरि का शब्द रूप याद किया है तो हरि में कौन सी भक्ति है भाई, हरि में है चतुर्थी एक वचन। चतुर्थी एक वचन, ठीक है। चतुर्थी एक वचन है कि हरि को भक्ति करना अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकंड क्या है, रोचते है। रोचते का मतलब क्या है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो मूल धातु है वो क्या है, रुच है। रुच का मतलब होता है अच्छा लगना, किसी को कोई भी चीज अच्छी लगनी। अब यहाँ पर हरि है, हरि को क्या अच्छा लग रहा है भाई, भक्ति करना अच्छा लग रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि रुच धातु के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए तो क्या लिखेंगे इसमें हम, जब विभक्ति कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, रुच धातु योगे चतुर्थी विभक्ति ही। रुच धातु योगे चतुर्थी विभक्ति। यहां पर हमने चतुर्थी विभक्ति कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हरि बैंकुठम अधिशेते है, ठीक है। हरि जो है वो बैंकुठम, बैंकुठम यानी कि स्वर्ग में, अधिशेते है सोता है या सोते हैं, ठीक है। हरि हो बैंकुठम यानी कि स्वर्ग में सोते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बैंकुठम है, ठीक है, बैंकुठम में कौन सी विभक्ति आ रही है हमें पता लग जाएगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट यहाँ पर ग्रामर में जो विभक्ति की है सेम वही है। बालका है बालको बाल कहा, बालकम बालको बाल कहा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर बैंकुठम है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है भाई, हमने इतने शब्द रूप याद किए हैं तो कौन सी है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है बैंकुठम में, द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और अधि है हमारे पास, अधिशेते कि वो सोते हैं। तो अब यहाँ पर करेंगे हम, अधि क्या है हमारा, उपसर्ग है, तो क्या करेंगे, अधि उपसर्ग योगे द्वितीय विभक्ति ही। अधि अधि उपसर्ग योगे द्वितीय विभक्ति, ठीक है। सिर्फ हमें यही लिखना है, इसमें हमें विभक्ति कारण ही बताने हैं और कुछ नहीं लिखना है कि भाई यहाँ पर किस कारण से कौन सी विभक्ति हुई है। नेक्स्ट है कि कृषक है, ग्रामम है, अजाम नयति ही। कृषक है,
किसान, ग्रामम गांव से, अजाम यानी कि बकरी को, नैति यानी कि लाता है। किसान गांव में बकरी को लाता है यानी कि गांव से बकरी को लाता है। अब यहाँ पर देखिए किसान जो है वो तो हमारा एक वचन है, नैति उसके अनुसार क्रिया है। हमेशा ध्यान रखना कि संस्कृत में एक वचन अगर यहाँ पर है तो क्रिया भी उसके अनुसार ही एक वचन की होगी। ये हमारा वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रामम में हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी है, ठीक है, सेम वही है। अभी मेरे ऊपर क्या है, ग्रामम क्या है, यहाँ पर बैंकुठम क्या है हमने, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि द्वितीय विभक्ति में हमेशा हमारे पास प्रथमा एक वचन में क्या मिलेगा, ग्रामम, बैंकुठम, ग्रामम वापिस से, ठीक है। अब यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति है हमारे पास, द्वितीय विभक्ति है। हम पहचान जाएंगे जब जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे इनकी उतनी बार हमें रिवाइज आता रहेगा कि हमने उसमें ये वाली विभक्ति की थी। अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नी धातु योगे द्वितीय विभक्ति। नैति है यहाँ पर, नैति की मूल जो धातु होती है वो क्या होती है, नी धातु। नी का मतलब ले जाना। अब यहाँ पर है तो क्या करेंगे, नी धातु योगे कौन सी विभक्ति, द्वितीय। तो यहां पर हम लिख देंगे नी धातु योगे द्वितीय विभक्ति ही। द्वितीय हो जाएगी यहां पर। अब बार बार हमें देखो पता लग रहा है, आइडिया लग रहा है, ग्रामम में, बैंकुठम में, ग्रामम फिर वापस से आया तो इनका तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये धातु कौन सी है, द्वितीय है। और किस योग्य है, नी धातु योग्य द्वितीय विभक्ति। सिर्फ हमें इतना ही लिखना है क्योंकि नय यहाँ पर क्या है हमारा, ये तो नया तो क्रिया बना है, नी से क्या बना है, क्रिया बना है, और मूल धातु की हमारी नी है तो इसलिए हम लगाएंगे नी धातु योग्य द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, साधु कर्णाभ्याम है बधिर है अस्थि। साधु कर्णाभ्याम है, कानों से, बधिर है बहरा, अस्थि है कि जो साधु है वो कानों से क्या है भाई, बहरा है। साधु कानों से बहरा है यहां पर, तो यहां पर कर्णाभ्याम दे रखा है, बधिर है, बहरा है। अब हम कैसे पता करेंगे, अब आपको याद हो तो क्योंकि हमने ग्रामर में इसका हमने नियम पढ़ा है कि येनांग विकारे है तृतीया विभक्ति, अर्थात येनांग विकारे जहां पर किसी विकृत अंग, किसी अगर हमारे शरीर में कोई विकार हो तो वहां पर कौन सी विभक्ति होती है हमारे पास, तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर साधु कानों से बहरा है, भाई वो कानों से बहरा है, उसके शरीर में क्या है, कोई विकार है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि साधु कर्णाभ्याम में बधिर अस्थि, अर्थात येनांग विकारे तृतीया विभक्ति। देखिए यहां पर लिखेंगे हम, येनांग विकारे येनांग विकारे तृतीया विभक्ति। कि हमेशा हमें ध्यान रखना है, येनांग विकारे जिसमें कोई विकार हो वहां पर हमेशा तृतीय विभक्ति आएगी। अब यहाँ साधु कानों से क्या है भाई, बहरा है, सिंपल सा। नेक्स्ट है हिमालयात गंगा प्रभवती। देखिए हिमालयात गंगा प्रभवती कि हिमालय से जो है वो गंगा प्रभवती का मतलब होता है निकलती है, ठीक है। हिमालय जो है वो कहां से निकल, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से क्या निकलती है भाई, गंगा निकलती है। अब यहाँ हिमालयात है, यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे, कैसे पहचान करेंगे, क्योंकि हमने जब बालक का शब्द रूप याद किया था तो बालक में क्या बनता है, बालकात, बालकात, पुल्लिंग में क्या बनता है, बालकात, ठीक है।
पुल्लिंग और जो नपुंसकलिंग होते हैं वो सेम ही चलते हैं, सिर्फ प्रथमा और द्वितीय में अंतर होता है, बाकी वो ऐसी जैसी रहते हैं। अब यहाँ पर बालकात है, तो हिमालयात को देखकर हम पहचान लेंगे कि हिमालयात में कौन सी विभक्ति है भाई, पंचमी विभक्ति है। ठीक है, और पंचमी विभक्ति कब होती है, जब किसी चीज से कोई वस्तु क्या होती है, पृथक, पृथक यानी कि अलग। अलग होती है, अलग अलग होने के भाव में कौन सी विभक्ति होगी, हमेशा ध्यान रखना, कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति। अब यहां पर कौन सी विभक्ति है भाई, पंचमी। ठीक है, जब हमें यह पता है तो हम अपने आप कर लेंगे कि किस योग से कौन सी विभक्ति है। तो चलिए यहां पर है, क्या हुआ, क्या पता लगा, पृथक योगे पंचमी विभक्ति, क्योंकि हिमालयात गंगा प्रभवती के जो हिमालयात, हिमालय से क्या गंगा निकल रही है, तो यहां पर वो अलग हो रही है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, पृथक योगे योगे पंचमी विभक्ति। पृथक योगे पंचमी विभक्ति। अब देखिए नेक्स्ट है, राम है श्यामाय शतम धारयति। राम है श्यामाय शतम धारयति। ठीक है, राम में यहां पर प्रथमा है, सिंपल सा दिख रहा है हमें, श्यामा है शाम को, शतम 100 रुपए, धारयति का मतलब ऋणी है, ऋण देता है उसे वो। ठीक है, कि राम शाम को 100 रुपए का ऋण देता है। ठीक है, ऋणी है वो। अब यहाँ पर श्यामाय में अगर आपको याद हो, क्योंकि बालक का शब्द रूप मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो हमें हमेशा याद होना चाहिए, उसके अनुसार अकारांत जितने भी शब्द रूप हैं वो चलते हैं। अब यहाँ पर श्यामाय है, यहाँ पर श्यामाय। अब यहाँ पर श्यामाय में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, कैसे पता करेंगे, क्योंकि जब हमने बालक का शब्द रूप याद किया है तो बालक में बनता है बालकाय, एक वचन बालकाय बनता है, और यहां पर क्या है, श्यामाय है। ठीक है, अब यहां पर श्यामाय है तो हमें पता लग जाएगा कि भाई बालकाय में तो यहां पर तो चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, जब हमने नियम पढ़ा था तो उसमें था शतम धारयति, जहां पर ऋणी होता है किसी चीज के लिए तो वहां पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर बालकाय में हम कौन सी विभक्ति कर देंगे, अब देखिए क्या करेंगे, शतम धारयति, ध्र धातु योगे चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, ध्यय का मतलब है धारण करना, ये इसकी मूल धातु है। ठीक है, तो हमें मूल धातु लगानी है, क्योंकि धारयति से ये पूरी क्रिया बनी हुई है, ऋणी है वो, धारण करता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ध्यय धातु योगे चतुर्थी विभक्ति। चलिए अगला है हमारा हनुमते नमः। हनुमते नमः, हनुमते नमः का मतलब है कि हनुमान जो हमारे भगवान हैं, देवता हैं, हनुमते नमः कि हनुमान को नमस्कार, हनुमान के लिए नमस्कार। अब यहां पर नमः क्या है हमारी, नमः का मतलब क्या होता है, नमस्कार करना। अब हनुमते में यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है, देखिए हनुमते में यहाँ पर है, जब हमने उसका शब्द रूप याद किया था हनुमान का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना था, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चलता है, ये बालक के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, थोड़ा सा है यहाँ पर। तो हनुमते में यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। लेकिन हमें कैसा पता लगेगा ये किस कारण से है, क्योंकि यहाँ पर जो नमः जो शब्द है, नमः का मतलब नमस्कार,
हमने जब नियम याद किया था चतुर्थी विभक्ति का, तो उसमें होता है कि नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। और यहाँ नमः है तो हम क्या लिखेंगे, नमः योगे नमः योगे चतुर्थी विभक्ति, कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी विभक्ति हो गई। चलिए, ये तो हमारी थी विभक्ति तक कारण के विभक्ति और कारण लिखे। ये परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोष्ठ केसु प्रदत्त ही शब्द ही प्रकृति प्रत्यानुसारम रिक्त स्थानानि ही करणीयः। ठीक है, अब यहां पर है कि कोष्टक में दिए हुए शब्दों के द्वारा प्रकृति प्रत्यय, जो हमारे प्रत्यय होते हैं, मूल जो शब्द होते हैं, उनके साथ रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है, अर्थात हमें रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पर ये हमारे इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है जयपुरस्य दृष्ट्वा विस्मितः भवन्ति। जयपुरस्य, कि जयपुर को दृष्ट्वा देखकर विस्मितः आश्चर्यचकित भवन्ति होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, प्रत्यय है। ये आपके परीक्षा में ऐसे आता है। यहाँ पर है मूल शब्द और यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, रमणीय प्लस तल। ठीक है, अब तल यहाँ पर क्या है, हमारा प्रत्यय है, ये हमारा क्या है, शब्द है। अब यहाँ पर आपने नियम में पढ़ा होगा कि तल जो मूल जो शब्द होता है उसमें इसका जो शब्द रूप होता है वो किसके समान चलते हैं भाई, ये लता के समान चलता है। लता आकारांत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तल में जब हमने नियम पढ़ा था कि तल जहां पर होता है वहां पर हमारा क्या शेष रहता है, ता आदेश हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये ग्रामर का नियम है कि जहां पर तल होगा वहां पर ता आदेश करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर है कि जयपुर की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। जयपुरस्य है जयपुर की सुंदरता, रमणीयम का मतलब सुंदर। अब यहाँ पर तल हमने लगा दिया और तल का क्या कर दिया हमने, ता आदेश रख दिया, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जब मूल शब्द बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। यहां पर बन जाएगा रमणीयता। रमणीयता बन जाएगा कि जयपुर की सुंदरता देखकर विस्मितः भवन्ति आश्चर्यचकित होते हैं। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, यहां पर रमणीयता बन जाएगा। नेक्स्ट है सह पठनस्य है डैश जानाति। वह पढ़ने को, अब क्या आएगा इसमें, जानता है। अब वही है हमारा, क्योंकि हम प्रत्यय कर रहे हैं, पता है आप लोगों को कि प्रत्यय क्या होते हैं, तो वहां पर इतना एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर है महत है, महत हमारा क्या हो गया, शब्द हो गया। तब जो है हमारा क्या हो गया, वो प्रत्यय हो गया। कि अब यहाँ पर तब जो प्रत्यय है वो आपने नियम में पढ़ा होगा कि जहां पर तब प्रत्यय का प्रयोग होगा वो हमेशा नपुंसक लिंग में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कि वह पढ़ने के महत्व को जानता है। वह पढ़ने के महत्व को जानता है। किसके महत्व को जानता है भाई, वो पढ़ने के महत्व को जानता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, महत्वम। महत्व, कि वह पढ़ने के महत्व को जानता है। नेक्स्ट है सर्वत्र है पूज्यते है गुण मतु। गुणधन
मतूप। अब यहाँ पर गुण तो हमारे पास क्या हो गया, शब्द हो गया, और मतूप क्या हो गया, ये हमारा प्रत्यय हो गया। मतूप का जब हमने नियम पढ़े थे कि मतूप का मत भाग शेष रहता है, ये हमने लिख दिया मतूप। मतूप में प और उ का लोप हो जाता है, क्या शेष रहता है हमारे पास, मत भाग शेष रहता है। पर मत में कभी कभी उसका भी प्रयोग किया जाता है, जैसे वान और आन का भी प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, ये हमने नियम में पढ़ा था कि गुण अब यहाँ पर सर्वत्र पूज्यते है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, सर्वत्र पूज्यते, यहाँ पर पुल्लिंग में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको वान बना देंगे। हम यहाँ पर गुण है तो क्या कर देंगे, गुणवान। गुणवान सर्वत्र पूज्यते के गुणवान जो लोग होते हैं सर्वत्र यानी कि सभी जगह पूजे जाते हैं, अर्थात उनको सभी जगह क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। नेक्स्ट है सर्वहि डैश सेवनीहा, वही है, देखो अभी हमने किया था मानवता, किया था हमने मानव, तल प्रत्यय में क्या था, तल का भी पढ़ा था हमने, क्या है, ता शेष रहता है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर सर्वे मानवता बन जाएगा, मानवता के सभी को मानवता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है सदाहा डैश भव है, सुख है प्लस इन है, इन का हमारे पास ई शेष रहता है, ठीक है, न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंपल सा सेंटेंस है कि सदा सुखी भव है, तो क्या बन जाएगा, सुखी। नेक्स्ट है मनुष्य है डैश प्राणी अस्ति, समाज प्लस ठक, कि मनुष्य जो है वो एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, समाज हमारे पास शब्द है, ठक क्या है, हमारे पास प्रत्यय है, ठीक है। जब ठक प्रत्यय होता है तो उसका इक आदेश हो जाता है, इक आदेश हो जाता है, और समाज है यहाँ पर स्वर की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर समाज धन ठक लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक आदेश करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो मनुष्य सामाजिक प्राणी अस्ति, मनुष्य है सामाजिक प्राणी अस्ति। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सामाजिक। सामाजिक क्यों, क्योंकि समाज था यहाँ पर, तो नियम है हमारा समाज नहीं, हम क्या करेंगे, सामाजिक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें स्वर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है प्रकृति है डैश दर्शनीय अस्ति, सुंदरता तल, वही है, ठीक है, कि प्रकृति की सुंदरता दर्शनीय है, दर्शनीय है, ठीक है। अब वही है, तल में क्या करेंगे हम, तल आ गया तो इसका मतलब हमारे पास ता आदेश हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकृति है सुंदरता दर्शनीय अस्ति। प्रकृति सुंदरता दर्शनीय अस्ति की जो प्रकृति की जो सुंदरता है वो देखने लायक है। नेक्स्ट है यस ते एव डैश संति। अब यहां पर है बुद्धि प्लस मतूप। अब मतूप है, अभी हमने मतूप का पढ़ा था कि मतूप का मत भाग शेष रहता है, लेकिन यहां पर बुद्धि है, ठीक है, और यहां पर ते भी है। ते का मतलब एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, तो कौन सा वचन है हमारे पास, बहुवचन, ठीक है, ये बहुवचन है। एव ही संति ही, के भाई वो सब क्या है, बुद्धिमान है। अब यहाँ पर हम बुद्धिमान तो करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक वचन होता तो बुद्धिमान हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, संति है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसकी जो क्रिया बनती है, यहाँ पर मतूप प्रत्यय जब बनता है तो यहाँ पर हम कर देंगे बुद्धि ही मनते है।
बुद्धिमंत है। नेक्स्ट है अद्य अस्माकम डैश परीक्षा आरभते। अद्य आज, अस्माकम हमारी, क्या है भाई, वार्षिक परीक्षा आरंभ हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ष, धन, ठक, धन, दीप। अब यहाँ पर देखो दो प्रत्यय एक साथ दे दिए, एक तो ठक भी दे दिया और दूसरा दीप भी दे दिया, ठीक है। ठक्का अभी हमने पढ़ा था, ठक्का इक आदेश हो जाता है, ये हमारा ठक प्रत्यय है, इसका क्या हो जाएगा, इक आदेश हो जाएगा, ठीक है। प्लस धन हमारे पास क्या है, ढीप प्रत्यय, ढीप का ई शेष रहता है, ठीक है। ढीप का क्या रहता है, हमारे पास ई शेष रहता है। अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, अद्य अस्माकम वार्षिक ही परीक्षा आरभते, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, वार्षिकी, वार्षिकी क्यों गया, क्योंकि वर्ष प्लस ठक तो बन गया वार्षिक, ढीप इसमें हमने प्रत्यय लगाया, ई प्रत्यय लगाया, तो क्या बन गया है वो, वार्षिकी, कि आज हमारी वार्षिक परीक्षा आरंभ है। अब यहाँ पर दो प्रत्यय एक साथ है, ठक और ढीप, तो हम उसको इस तरह बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ते डैश व्रति धारयन्ति, कि वे सब व्रति धारयन्ति, भाई धर्म की भावना रखते हैं वो, ठीक है। व्रति का मतलब होता है भावना, वैसे तो व्रति के बहुत सारे पर्यायवाची निकलते हैं, हम यहाँ पर भावना लेते हैं कि वो सब धर्म की भावना रखते हैं, जो लोग हैं वो क्या रखते हैं, धर्म की भावना रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही है कि ते डैश व्रति धारयन्ति, धर्म है, ठक है, ढीप है, ठीक है। अभी जस्ट हमने ऊपर बनाया है ये वाला, देखो, ठीक है। यहाँ पर वार्षिकी बन गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, धार्मिकी, धार्मिकी। ये हमारे क्या हो गए, प्रत्यय हो गए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधोलिखित षट्सु वाक्येषु केषांचन चतुर्नः वाक्यानां संस्कृतेन अनुवादम कुरुतः, ठीक है। यह हमारे एग्जाम में आता है कि अधोलिखित वाक्येषु, षट वाक्येषु, यहां पर 6 वाक्य दिए हुए हैं, केषांचन कुछ, चतुर्ना नाम कि कुछ में से हमें 4 वाक्यों का संस्कृत में क्या करना है, हमें अनुवाद करना है, ठीक है। अब यहां पर है अनुवाद करने के लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, बताइए क्या होना चाहिए हमारे पहले। सबसे पहले हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो है, इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सेकंड है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीसरा है सेंटेंस का ध्यान रखना कि जो हमारे ये हमेशा लट लकार में आता है, आपके जो परीक्षा में इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो केवल लट लकार में पूछा जाता है, तो हमें लकार का भी विशेष ध्यान रखना है कि इसमें लकार कौन सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये जो 6 वाक्य दे रखे हैं इनमें से हम कितने करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा वचन कौन सा है, हमारा पुरुष कौन सा है और लिंग कौन सा है, ठीक है। जब हमें ये पता है तो हमें अपने आप वो तालिका याद आएगी जो हमने पढ़ी है, प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष की, उत्तम पुरुष की। प्रथम पुरुष में हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ती, पढ़ते हैं, पठंती ही, ठीक है। ये आपने याद की हो तो जैसे हम लिखते हैं पठती, कौन से पुरुष में, प्रथम में। कौन सा पुरुष होता है ये, प्रथम पुरुष होता है। पठती ही, पठता है और क्या करते हैं, पठंती। ये हमारा कौन सा वचन होता है, ये एक वचन होता है, ये द्विवचन होता है और ये हमारा बहुवचन होता है,
ठीक है, तो इसको देख के हम पता लगा लेंगे भाई हमने वो टेबल याद की थी, वो तालिका हमने याद की थी, जिसमें प्रथम में तो हमारा बना था पठती पठते पठंती। मध्यम हमने क्या किया था, अब देखो यहाँ पर जैसे हम इसके अनुसार अगर हम करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। और उसी प्रकार है जहां पर महिला कुएं से जल लाती है, महिला है यहाँ पर कुएं से जल लाती है, भाई वो कुएं से जल लाती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यह जो सेंटेंस है वो कौन से लकार में है। लकार यानी कि भैया कौन से काल में है, ये करेंगे ना जब भी तो हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर ये वर्तमान में है, लट लकार है, तो इसका प्रयोग हमें लट लकार में ही करना होगा, सेंटेंस हमें लट लकार में बनाना होगा। तो ये कौन सा लकार है, सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा है लट लकार। ठीक है, ये हमें पहचान होगी। फिर ठीक है भाई, ये तो हमें पता लग गया। अब हमें पता कैसे लगेगा, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, कौन सा पुरुष है। ठीक है, अब यहाँ पर है महिला है, महिला यहाँ पर एक वचन है। ठीक है, एक वचन है और यह हमारा प्रथम पुरुष है। ठीक है, तो जब हम इसको बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा सा है, महिला है तो क्या लिखेंगे, महिला, क्योंकि एक वचन है तो विसर्ग नहीं आएगा। कुएं से कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। ठीक है, तो यहां पर कुएं से क्या ला रही है, वो जल लाती है। ठीक है, महिला कुएं से जल लाती है। तो अब यहां पर कुएं को हम बोलते हैं कूपह। कूपह का मतलब होता है कुआं। अब कुएं से जल लाती है, यहाँ पर पृथक हो रही है, महिला कुएं से क्या ला रही है, जल ला रही है, अलग हो रही है वो कुएं से। तो यहाँ पर हम पंचमी लगा देंगे, तो कूप कहा पंचमी में क्या बनेगा, देखिए कुपात। ठीक है, तो लिखेंगे हम, इसका सेंटेंस बनाएंगे सिंपल भाषा में, महिला कुपात जलम आनयति। वेरी सिंपल कि महिला कुएं से क्या है, जल ला रही है, तो यहां पर कुपात में हम कौन सी विभक्ति कर देंगे, पंचमी। यह हमारा हो गया फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है तुम भी जाओ। तुम भी जाओ, तुम क्या है, कौन सा है भाई, कौन सा पुरुष है तुम यहाँ पर कौन सा पुरुष है, प्रथम है, मध्यम है या उत्तम है। तो तुम जो है हमारे पास यहाँ पर कौन सा है भाई, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तुम भी जाओ। भी को हम बोलते हैं अपि, जाओ को बोलते हैं हम गच्छ, क्योंकि अगर यहाँ पर मध्यम पुरुष है तो गच्छ लगाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है, जब हमने याद किए थे मध्यम पुरुष का एक वचन होता है त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, त्वम अपि, भी को क्या कहते हैं हम, अपि। अब त्वम यहां पर है तो क्रिया भी किसके अकॉर्डिंग आएगी, मध्यम पुरुष के अकॉर्डिंग। मध्यम पुरुष यहाँ पर है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के अनुसार ही आएगी। तो मध्यम पुरुष का एक वचन में जब क्रिया बनेगी तो क्या बनेगी, गच्छ, कि तुम भी जाओ। नेक्स्ट है 10 बज गए हैं। 10 बज गए हैं सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें, 10 बज गए हैं, 10 को लिखेंगे बज गए हैं। तो 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 बजे को वादनम, बज गए हैं जातम, कि 10 बज गए हैं, 10 वादनम जातम। नेक्स्ट है मैं गणित व विज्ञान पढ़ता हूं। सॉरी, यहां पर पढ़ता हूं, क्या, मैं गणित व विज्ञान पढ़ता हूं। अब देखिए यहां पर क्या है,
मैं है पढ़ता हूं, ठीक है। हमें इसके अनुसार ही हमें क्या लगानी है, क्रिया लगानी है, मैं, ठीक है। तो कौन सा पुरुष है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, लकार तो हमें पता ही है, जहां पर ता आ रहा है आ रहा है, वो कौन सा है, हमारा लट लकार है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं गणित पढ़ता हूं, तो देखिए क्या करेंगे इसमें, मैं को क्या बोलते हैं हम भाई, मैं हमारा कौन सा पुरुष है, प्रथम है, मध्यम है या उत्तम है, तो मैं जो है हमारा क्या है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का कौन सा वचन, एक वचन, एक वचन, ठीक है। उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो मैं को क्या लिखेंगे हम, अहम गणित, गणित का गणित कर देंगे हम, गणित विज्ञान च भी लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं, च। अब यहां पर पढ़ता हूं, ठीक है, अहम गणित विज्ञानम च, क्या आ जाएगा, पठामी, पठामी, पठामी यानी कि पढ़ता हूं। अहम के अनुसार हमने किसकी क्रिया लगाई है भाई, उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष क्या है, अहम, मैं, पठामी पढ़ता हूं, तो उत्तम पुरुष के अनुसार क्रिया भी किसकी लगेगी, उत्तम पुरुष की ही लगेगी। नेक्स्ट है, मित्र को दूध अच्छा लगता है, यहां पर है मित्र को दूध अच्छा लगता है। अभी हमने पढ़ा है कि अच्छे लगने को हम क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है ये, अच्छे लगने को क्या कहते हैं भाई, रुच। रुच का मतलब क्या होता है, अच्छा लगना, ठीक है। तो मित्र को दूध अच्छा लगता है, मित्र को। अब यहां पर हमें याद कीजिए कि रुच धातु के योग में तो हमने कौन सी विभक्ति लगाई है भाई, चतुर्थी लगाई है, ठीक है, चतुर्थी लगा देंगे, कोई बात नहीं है। मित्र को सिंपल सा है, हमारा लकार तो वही है, लट लकार है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ हमें विभक्ति लगा देनी है और कुछ चेंज नहीं करना है। तो देखिए मित्र को क्या लिखेंगे, जब हमने बालक का शब्द रूप याद किया तो हमने क्या लिखा है, बालकाय, तो क्या लिखेंगे हम, मित्राय दुग्धम रोचते। रुच धातु से क्या बन गया, रोचते। रुच हमारी मूल धातु थी, उससे क्या हमने बना दिया, रोचते बना दिया, कि मित्र को दूध अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं ज्ञानी हूं, वही है हमारा, मैं जो है अहम, कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सा है, क्या बना देंगे हम, मैं को क्या लिखेंगे, अहम ज्ञानी। कुछ शब्द जैसे कि तैसे रहते हैं, ऐसे जैसे होते हैं, तो ज्ञानी हूं, अस्मि, अस्मि, मैं ज्ञानी हूं, अहम ज्ञानी अस्मि, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए कि अधोलिखित षड वाक्य सुमे के सांचत, यानी कि 4 वाक्यों को हमने बनाना है। हमने आपको 6 के 6 वाक्य इसलिए बनाए कि ताकि आपकी क्या हो, अभ्यास हो। यस, नेक्स्ट है, ये हम आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितना इनको बार बार रिवाइज करोगे, उतना ही आपको ये आएगा। तो और प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी हम, क्योंकि अनुवाद कार्यम है ये 4 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। तो अगला वाक्य देखो इसी का ही, नगर के पास उपवन है, ठीक है। नगर के पास क्या है भाई, उपवन है, नगर के पास उपवन है, ठीक है। तो यहां पर नगर के पास, लकार तो वही है हमारा, कौन सा लकार है, लट लकार है, सिंपल सा है, ठीक है, कि नगर के पास क्या है, उपवन है, ठीक है। पास, पास को हम क्या बोलते हैं, निक्सा, ठीक है। उपवनम, उपवनम को हम क्या बोलते हैं भाई, उद्यानम भी बोल देते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ठीक है।
तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे नगर के पास, अब यहाँ पर निक्सा के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। चलिए देखिए सेंटेंस बनाते हैं हम कि नगरम, निक्सा भी बोल सकते हैं हम, समीपम बोल सकते हैं, निक्सा उपवनम, उपवनम को क्या बोलेंगे? उद्यानम, है को क्या बोलेंगे? अस्ति। कि नगर के पास उपवन है, बगीचा है। ठीक है, इसको हम, अगर आपको पास निक्सा याद नहीं आ रहा है तो आप सिंपल सा ले सकते हो बनाने के लिए, समीपम, बस सिंपल करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है हमें निक्सा लगाने की, तो हम इसको समीपम कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, बालक को फल अच्छा लगता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि बालक को दूध अच्छा लगता है, बालक को दूध अच्छा लगता है और फल अच्छा लगता है, सेम सेंटेंस है, फर्क सिर्फ कितना है भाई, यहाँ पर फल अच्छा लगता है और उसको दूध अच्छा लगता है मित्र को। अब यहाँ पर अच्छे लगने के योग में हमारी 2-3 बार रिपीट हो चुकी है, कौन सी विभक्ति होती है अच्छे लगने के योग में? वही रुच, रुच, रुच का मतलब होता है अच्छा लगना। ठीक है, तो जब हम सेंटेंस करेंगे तो वही हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे? चतुर्थी लगा देंगे, इसमें चतुर्थी के अनुसार सेंटेंस बना देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बालकाय फलम, फलम रोचते, बालकाय फलम रोचते, कि बालक को फल अच्छा लगता है, वही है। क्योंकि जितनी बार इनका हम अभ्यास करेंगे अनुवाद कार्य उतना ही हमारे लिए क्या होगा? सरल होगा, इजी होगा। वही है, फिर हिमालय से गंगा निकलती है भाई। ठीक है, वो तो हमने उसमें बनाया था, किसमें? कारक में, कि कौन सी विभक्ति होती है। लेकिन ये हमें क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। इसकी हमें क्या बनानी है? संस्कृत बनानी। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा क्या हो रही है? पृथक, पृथक हो रही है। ठीक है, पृथक हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पृथक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पृथक के योग में हमेशा हमें कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी विभक्ति लगानी है। चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। क्या बनेगा? हिमालयात, क्योंकि बालक का शब्द रूप हमें याद है, तो उसे हम क्या बनाएंगे? हिमालयात गंगा परभवंती, परभवंती भी लगा सकते हैं हम, और निर्गच्छति, के हिमालय से गंगा निकलती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं भी गांव जाता हूं, कि मैं गांव को जाता हूं, कि मैं भी गांव को जाता हूं। मैं, वही है, फिर मैं को हम क्या लिखेंगे भाई? आप भी को क्या लिखेंगे? गांव को क्या लिखेंगे? जाता हूं। सिंपल सा सेंटेंस है, बार बार रिपीट कर रही हूं मैं, कि मैं को हम क्या बोलते हैं? अहम। अहम क्या लिखेंगे? देखो, अहम अपि, अपि गांव को जाता हूं, तो क्या आ जाएगा? ग्रामम, जाता हूं, हूं है यहां पर। यहां पर हमारे पास कौन सा पुरुष है भाई? उत्तम, उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो क्रिया भी इसके अनुसार क्या हो जाएगी फिर? जाता हूं, गच्छामि। गच्छामि, कि मैं भी गांव को जाता हूं। क्या नेक्स्ट है अगला? देखिए, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, उसका तो हमने विभक्ति किया था, कारण लिखा था। इसका हमें क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ठीक है, कवियों में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का, के, की और अधिकरण में पर। ठीक है, अब यहाँ पर में आ रहा है, अगर आप वैसे नहीं पहचान रहे हो तो आप ऐसे कारक को बोल के, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, अब यहाँ पर में है, में कौन सी विभक्ति है भाई? सप्तमी,
और कारक कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण कारक है, सिंपल सा। जब हमें ये चीजें पता है तो हम अपने आप सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे कवियों में, ठीक है। जब बालक का हमने शब्द रूप याद किया था तो क्या बना था? बालकेषु। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कविषु। कविषु कालिदास है, कालिदास है, श्रेष्ठ है अस्ति, ठीक है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट है वृक्ष के ऊपर पक्षी है। वृक्ष के ऊपर पक्षी है। अब में और पर में कौन सी विभक्ति होती है? वही सप्तमी। कारक कौन सा? अधिकरण, ठीक है। तो इसके अनुसार ही हमारा सेंटेंस बन जाएगा भाई पेड़ के ऊपर पक्षी है। अब यहाँ पर वृक्ष है तो वृक्ष को क्या बोलेंगे हम? वृक्ष को क्या बोलेंगे? पेड़ तो हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी हम वृक्ष भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सप्तमी विभक्ति में क्या बनेगा? देखिए यहां पर है, जब सेम वही सेंटेंस है, बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है क्योंकि इनकी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हम इनका अभ्यास करेंगे, उतने ही ये हमारे माइंड में फिक्स होते जाएंगे, ठीक है। इनको हमें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर वृक्ष के ऊपर पक्षी है, वृक्ष के ऊपर, तो क्या लिखेंगे? वृक्ष है पक्षी है, ठीक है। भाई एक पक्षी तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन पेड़ तो एक ही है यहाँ पर, पेड़ों के ऊपर नहीं है। क्या है? वृक्ष के ऊपर, एक पेड़ पे है वो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक वचन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके ऊपर, ऊपर के योग में कौन सी विभक्ति? सप्तमी लगा दी हमने, वृक्ष कर दिया। खगाः खगाः सन्ति। संति क्यों आया? क्योंकि हमारा क्या है? बहुवचन है। क्या बहुवचन है हमारा? खगा जो है हमारा वो क्या है? बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन है तो उसके अनुसार क्रिया किसकी आएगी? बहुवचन की आएगी। चलिए नेक्स्ट है देखिए परीक्षा में इससे संबंधित जो क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ इसके जो आंसर होते हैं वो इसी के अंदर मिल जाते हैं, थोड़ा सा हमें क्या ध्यान देने की जरूरत होती है। यहां पर है मंजुषात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा पुत्रस्य अध्ययन विषये पिताः पुत्रयोः वार्तालापम पूर्यतः, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, रिक्त स्थान में मिलेगा ये, हमें क्या करना है? इसमें मंजूषा मिलेगी हमारे पास, और है क्या ये? वार्तालापम, संवाद। संवाद किसके बीच में है? पिता और पुत्र के बीच में संवाद है, ठीक है। जाहिर सी बात है जब संवाद है तो क्वेश्चन होंगे और आंसर भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है देखिए, सबसे पहले नीचे का पढ़ने से पहले हमें इनके मीनिंग पता होने चाहिए। ये अगर हमें इनके मीनिंग पता है तो और इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर अध्यापक, अध्यापक तो है, विषय, विषय में, ठीक है। विषय का मतलब होता है विषय में, गणित है, गणित में, गणित में व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब व्यवस्था करना किसी भी चीज की, स्थानांतरण, टीसी यानी कि तबादला हो जाना, ठीक है। अध्ययनम, पढ़ाई, समीचीनम, अच्छा, ठीक, काठिनम का मतलब होता है कठिनता का अनुभव होना, कठिनाई होना, ठीक है। चलिए इनका मीनिंग तो हमें आ गए। अब देखिए पिता, पिताजी हैं और रमेश क्या है? उनका पुत्र है, ठीक है। पिता रमेश है, तव, तव का मतलब तुम्हारा, डैश, कथम का मतलब कैसे या कैसा, ठीक है, या कैसे, ठीक है। प्रचलति ही, चल रही है, ठीक है। अब तो आ गया होगा आपका समझ में। कौन कह रहा है भाई? पिता कह रहे हैं कि रमेश तुम्हारी जो पढ़ाई है वो कैसी चल रही है,
ठीक है। अब पढ़ाई को अब हमने ऊपर किया था भाई, पढ़ाई क्या संस्कृत में पढ़ाई तो हम लिखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा अध्ययनम, ठीक है। पिता पूछ रहे हैं कि रमेश तुम्हारा जो अध्ययन है, स्टडी कैसी चल रही है भाई, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे अध्ययनम, ठीक है। इसमें आ जाएगा अध्ययनम, ठीक है। और ध्यान रखना जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो नेक्स्ट कई बार ऐसा होता है कि उसका आंसर हमें नीचे मिल जाता है, थोड़ा सा हमें ट्रिक की आवश्यकता है। अब यहाँ पर अध्ययन हो गया, इससे संबंधित हमने प्रश्न कर लिया, तो आंसर भी इसी से संबंधित होगा ना। तो क्या होगा देखिए, रमेश है हे पिते अध्ययनम, अभी आया ना हमने किया। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले हम इसको पढ़ लेंगे, आराम से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अध्ययनम तू प्रचलति ही, कि रमेश कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं अपने पिताजी को कि हे पिताजी अध्ययनम की जो पढ़ाई है, तो पढ़ाई तो प्रचलति ही कैसी चल रही है भाई, क्या कहेंगे बताओ। पढ़ाई तो सही चल रही है, ठीक चल रही है, ठीक है। तो फिर क्या कर देंगे इसमें हम, अभी हमने ठीक को क्या पढ़ा था, ये क्या है अच्छा या अच्छी, ठीक है। कि पढ़ाई जो है हमारी कैसी चल रही है भाई, अच्छी चल रही है। तो क्या कहेगा रमेश हे पिता अध्ययनम तू समीचीनम, समीचीनम, समीचीनम का मतलब होता है ठीक या अच्छा या अच्छी, कि हे पिताजी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, ठीक है। अब पिताजी कहते हैं को अपि विषय है एतादृश्य अस्ति ही, को अपि, पिता पूछते हैं ना आपसे, आपके पापा ने क्वेश्चन किया तो आप कहते हैं कि पापा पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। पापा फिर कहते हैं ना कि कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा भाई जिसमें नहीं पढ़ते होंगे, ये सब सारे परफेक्ट है। तो देखिए पिता ने भी ऐसा ही क्वेश्चन किया, कह रहे पिता को अपि विषय एतादृश्य अस्ति, कि कोई, को अपि का मतलब होता है कोई भी, कोई भी विषय सब्जेक्ट एतादृश्य है ऐसा है, ऐसा है यस्मिन जिसमें, जिसमें तुम्हें डैश अनुभवसी ही, भाई कोई ऐसा विषय है जिसको पढ़ने में तुम्हें क्या हो रही हो, कठिनाई हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो भाई पापा तो ऐसे ही पूछेंगे ना। तो पिताजी ने कैसे क्वेश्चन किया रमेश से कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा, कोई तो ऐसा विषय होगा जिसको पढ़ने में तुम्हें क्या हो रही हो, कठिनाई। अब यहाँ पर अनुभव वर्ड है तो इसको देख के हम बता देंगे अनुभव है तो भाई किस चीज के लिए होगा, कठिनाई के लिए होगा। तो यहाँ पर अभी हमने किया था काठिन्यम, कठिनता, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा काठिन्यम, कि कोई ऐसा विषय है जिसमें तुम्हें कठिनाई अनुभव हो रही हो, कि अर्थात भाई समझ में नहीं आ रहा हो, कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए रमेश क्या कहते हैं, रमेश है आम है, हाँ, आम का मतलब क्या होता है हाँ, हाँ। रमेश कह रहे हैं भाई हाँ, डैश मम स्थिति, मम मेरी स्थिति ही, स्थिति यानी कि जो कंडीशन है मेरी, सम्यक अच्छी ही, नास्ति नहीं है, ठीक है। कि जो मेरी जो स्थिति है वो भाई अच्छी नहीं है। अब सोचो बच्चा जब कह रहा है कि मेरी स्थिति, किसी में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूं, ठीक है। तो उसके लिए देखो अभी हमने ऑप्शन दिया था यहाँ पर कि कौन सा है भाई, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा बच्चे सारे सब्जेक्ट आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। मैथ्स में थोड़े से आपको खुद को भी लगता होगा कि मैथ्स तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, पर हम उसको इतना कर नहीं पाते जितने सब्जेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो रमेश की भी यहाँ पर क्या कंडीशन है, रमेश है आम है हाँ, मम स्थिति सम्यक नास्ति, भाई मेरी तो जो स्थिति है, कंडीशन है, वो कौन से विषय में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले मीनिंग समझे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रमेश है आम है, आम है, मम स्थिति सम्यक नास्ति, कि गणित में है मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, गणिते, गणिते का मतलब गणित में, मम स्थिति मेरी स्थिति अच्छी नहीं है।
यतो ही ज्यों ही, क्योंकि अस्माकम हमारे विद्यालय में इदानीम अब गणितस्य डैश नास्ति, कि भाई अब जो है हमारे विद्यालय में कौन नहीं है भाई, कौन नहीं है हमारे विद्यालय में, हमारे अध्यापक नहीं है आज। किसके अध्यापक नहीं है भाई, गणित के अध्यापक नहीं है। कि क्योंकि अस्माकम हमारे जो विद्यालय में है अब गणित के अध्यापक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, अध्यापक है, देखिए, ठीक है, यहां पर हम कर देंगे अध्यापक है। अध्यापक है। देखिए अब क्या कहते हैं, पिता कहते हैं तुमने, पूर्वम पहले, तू तो, माम मुझे, ठीक है, कि तुमने मुझे पहले, अस्मिन इसके, अब विषय, ठीक है, विषय ऊपर हमारा था विषय, ठीक है, कि तुमने मुझे पहले इसके बारे में, यानी कि इस विषय के बारे में नहीं कहा, न उक्तवान, नहीं कहा या नहीं बोला। ठीक है, अब पिताजी को तो पता लग गया ना भाई उसकी मैथ्स में कंडीशन नहीं है, तो कह रहा है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, विषय। विषय का मतलब सब्जेक्ट में नहीं कहा। रमेश कहता है पूर्वम तू अध्यापक है, पूर्वम पहले, तो तू यानी कि तो, अध्यापक महोदय आसीत थे, पहले तो भाई हमारे विद्यालय में क्या थे, अध्यापक थे। परम एक मासात, एक मासात का मतलब होता है एक महीने पहले, पूर्वम पहले, तस्य डैश अन्यत्र, अन्यत्र यानी कि कहीं और, दूसरी जगह, अभवत हो गया। भाई वो एक महीने पहले थे, दूसरी ओर क्या हुआ होगा, या तो उनका ट्रांसफर हो गया, या तबादला हो गया, या स्थानांतरण बोलेंगे हम। ठीक है, तो एक महीने पहले रमेश कह रहे हैं कि पहले तो अध्यापक महोदय थे, परंतु एक महीने से, यानी कि एक महीने पहले, पूर्व में पहले ही तस्य उनका स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहां पर था, हमने क्या किया था, स्थानांतरण। ठीक है, यहां पर ये स्थानांतरण था, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, तबादला। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, अब देखिए स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण अन्यत्र अभवत, कि कहीं और हो गया है। पिताजी कहते हैं अस्तु, ठीक है, अस्तु का मतलब ठीक है, अहम तो है, कृते, कृते का मतलब होता है के लिए, के लिए, कृते का मतलब के लिए, गृहे घर पर ही, एव ही घर पर ही, गणिताध्यापकस्य है डैश करिष्यामि। ठीक है, पिताजी कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अहम मैं, तो तुम्हारे लिए, कृते यानी कि तुम्हारे लिए घर पर ही गणित के अध्यापक की करिष्यामि व्यवस्था करूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, अभी ऑप्शन में हमने पढ़ा था तो क्या आ जाएगा, व्यवस्था। ठीक है, उसके पापा कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं कि मैं घर पर ही गणित के अध्यापक की व्यवस्था कर दूंगा। रमेश कहता है धन्यवाद, कि पिताजी धन्यवाद। ठीक है, चलिए ये हमारा संवाद था जो एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, तो इसको हमें इजी तरीके में लेना है, एक बार इसको रीड करना है और सरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए अगला टॉपिक है हमारा अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतयाः रिक्त स्थानानि पूरयत्। क्या अधोलिखित
अव्यय जो है, अव्ययों की सहायता से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा है। इनके हमें मीनिंग आने चाहिए समझ में, बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो अव्यय आता है हमारे फिलअप में आता है और साथ में मंजूषा दी होती है। ये हमारी क्या है? मंजूषा है। ये मंजूषा है हमारी। भ्रशम, भ्रशम का मतलब होता है अत्यधिक। सबसे पहले हम इनके मीनिंग जान लेते हैं। अत्यधिक, यत्र का मतलब जहां, तत्र का मतलब वहां, अत्र का मतलब यहां, अपि का मतलब भी, एव का मतलब ही, सदा का मतलब सदा या हमेशा, बहि का मतलब बाहर। ठीक है, इनके अब हमने मीनिंग रिवाइज कर ली है। ये अगर हमें समझ में आते हैं तो और इजी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले इदानीम है वायुमंडलम डैश प्रदूषितम अस्ति ही। इदानीम, अब वायुमंडल जो है वो दूषित हो गया है, अर्थात दूषित है। भाई अब जो है इस समय जो है वो क्या है? वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित है, बहुत ज्यादा। अभी हमने लिखा था भ्रशम को क्या कहते हैं? अत्यधिक। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? भ्रशम। भ्रशम का मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, कि वायुमंडल जो है वो अत्यधिक क्या हो गया है? दूषित हो गया है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा भ्रशम। भ्रशम। सेकंड है डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति। दुर्वहम का मतलब होता है कठिन। ठीक है, जीवन के जीवन दुर्भर हो गया है, कठिन है हमारा जीवन। कहां पर कठिन है भाई? बताओ। कि अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। अत्र यहां पर जो जीवन है हमारा वो क्या है? कठिन हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वायुमंडल इतना दूषित हो गया है। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे? यहां पर अत्र। अत्र का मतलब यहां, अत्र। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। ठीक है, ये अव्यय हमारे, अव्यय का मतलब अविकारी। इनके कोई शब्द रूप, विभक्ति, शब्द रूप, लिंग, वचन, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ज्यों के त्यों रहते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आता। न हम कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रामर का नियम है। अव्यय अविकारी होते हैं। अविकारी, अव्यय। अव्यय में पता लग रहा है कि अव्यय ए प्लस व्यय, जो कभी खर्च नहीं हो, जिनमें कभी कोई विकार नहीं। ठीक है, अब अत्र का कोई विभक्ति शब्द रूप नहीं चलेगा, हम अत्र का अत्र लगा देंगे कि यहां पर जीवन जीना दुर्भर यानी कि कठिन है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वातावरण क्षणम संजातम संचरणम लाभदायकम भवति ही। प्राकृतिक, जो प्राकृतिक जो वातावरण है, क्षणम, क्षणम का मतलब है कुछ पल के लिए, संचरणम घूमना भी लाभदायक भवति होता है। भाई प्राकृतिक जो वातावरण है, कहते हैं ना कि सुबह के वातावरण में जो प्राकृतिक जो नेचर है उसमें घूमना चाहिए, पेड़ पौधों के बीच में जाना चाहिए हमें, ताकि शुद्ध वायु मिलती रहे। तो इसमें यही है कि प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए संचरणम यानी कि घूमना, अपि भी लाभदायकम बहुत गुणकारी होता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा अपि, अपि। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरणस्य संरक्षणम डैश प्रकृति आराधना। कि भाई जो पर्यावरण का संरक्षण है वही क्या है? प्रकृति की आराधना है। आराधना यानी कि देन है। ठीक है ना, हमें पर्यावरण की क्या करनी चाहिए भाई? सुरक्षा करनी चाहिए, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए उसकी हमें। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए प्रकृति की देन है। ठीक है, अगर हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो हम भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर पर्यावरणस्य संरक्षण एव, एव का मतलब ही, एव, देखिए एव का मतलब ही, कि हमें प्रकृति का यानी कि नेचर का, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। यही क्या है? प्रकृति की आराधना है, देन है। नेक्स्ट है समयस्य सदुपयोग करणीय। समयस्य है समय, समय का
सदुपयोग करणीय करना चाहिए। भाई क्यों? समय का सदुपयोग तो हमें हमेशा करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमेशा करना चाहिए। तो सदा, सदा को क्या बोलते हैं हम? हमेशा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा सदा। सदा समयस्य सदुपयोग करणीयम, कि हमेशा हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है यहां पर भूकंपित है समय डैश गमने उचित है भवंती, ठीक है। कि भाई भूकंप के समय गमने बाहर ही उचित जाना ही होता है, अर्थात हमें कि भूकंप के समय हमें बाहर जाना चाहिए, ठीक है। भूकंप के समय हमें कहां जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। तो बाहर, बाहर सोचेंगे कि बाहर, भाई बही, बही का मतलब क्या होता है? बाहर, ठीक है। बही का मतलब होता है बाहर। तो हम यहां पर क्या कर देंगे? बही, कि भूकंप के समय हमें बाहर जाना ही चाहिए, ठीक है। यह हमारा अव्यय था। नेक्स्ट है अपठित, ठीक है। ये ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में अपठित जो गद्यांश होता है वो हमारे 10 मार्क्स का आता है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल आता है। ये जो हमारे पास पैराग्राफ है, इसी के अंदर से हमें क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। क्वेश्चन मिलेंगे, हमें आंसर इसी में चूज करके यानी कि ढूंढकर हमें निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया है, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहली बात ये, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक दो बार अगर आप इसको रीड कर लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा अपने आप कि हमें क्वेश्चन क्या क्वेश्चन और क्या आंसर है, लेकिन इसको रीड करना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर है, देखिए, यत यत परित है अस्मान आवरणतो ही ततः पर्यावरणम। यत जो परित है चारों ओर, अस्मान हमें, जो हमें चारों ओर से आवरणोती अर्थात जो ढकता है, तथा पर्यावरणम, वह क्या है भाई? पर्यावरण है। जो हमें चारों ओर से ढकता है वो क्या है? पर्यावरण है। सिंपल सा है। पर्यावरण साकम मानव जीवनस्य नित्य संबंध पृथ्वी जल आकाश वनस्पत्य है। कि भाई पर्यावरणेन साकम, साकम का मतलब होता है साथ में, साकम का मतलब साथ में, कि पर्यावरण के साथ मानव जीवन का नित्य, नित्य यानी कि रोज का संबंध है भाई, हमेशा का संबंध है पर्यावरण के साथ तो हमारा, ठीक है। तो मानव जीवन का नित्य संबंध है पृथ्वी जल आकाश और वनस्पति। जीवांशम, जीवांशम जो जीवों की जो अस्थियां होती हैं, गले सड़े पदार्थ, पर्यावरण से सर्ज कहा संति, सर्ज का मतलब होता है निर्माण करते हैं, ठीक है। नित्य संबंध है पृथ्वी जल आकाश वनस्पति और जीवांश पर्यावरण सर्ज कहा निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं, अर्थात पर्यावरण को बनाते हैं। प्रकृत्या समग्र रूपमेव, प्रकृत्या समग्र, समग्र का मतलब है समस्त, रूप ही, कि प्रकृति का समस्त जो रूप है वही क्या कहलाता है? अभिधीयते, अभिधीयते का मतलब होता है कहलाता है। क्या कहलाता है वो भाई? पर्यावरण कहलाता है। कि प्रकृति का जो समस्त रूप है वो पर्यावरण कहलाता है, उसको पर्यावरण नाम देते हैं हम। पर्यावरण अस्माकं मनः स्वास्थ्यं च परजीवितानि, पर्यावरणेन, पर्यावरण से अस्माकं हमारा, मन स्वास्थ्य च और प्रभावितानि भवन्ति ही, के पर्यावरण से हमारा, ठीक है, हमारा मन भी और हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, उससे पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। क्लियर यहां तक? अब आगे देखो, वर्तमान काले प्राकृतिक संसाधना नाम असंतुलित दोहनेन औद्योगिक विस्तारेण च अस्माकं मृद वायु जलानि दूषितानि, कि वर्तमान में, जो वर्तमान जो समय है, प्राकृतिक हमारे जो संसाधन है, हमारे पास जितने भी संसाधन है, उसके असंतुलित दोहनेन का मतलब है कि असंतुलित होने से, औद्योगिक विस्तारण
बहुत सारे उद्योग हैं, उनका विस्तार हो रहा है, उनके विस्तार से च अस्माकम, और हमारे मृद वायु जलानी। मृद वायु जलानी का मतलब होता है मृद मिट्टी, वायु, जल दूषितानी दूषित हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। भाई इतने ज्यादा औद्योगिक का विस्तार हो गया है कि जिससे हमारी जो मिट्टी है, वायु है, जल है, वो क्या हो रही है, दूषित हो रही है। अतः पर्यावरणम प्रदूष्यते, अतः इसलिए हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। सुख स्वरूपः वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी ही अनुदूनम सततम पर्यावरणम प्रदूष्यन्ति ही न सुख शांति भयाम अस्ति, अर्थात कि सुख स्वरूप जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी है उनके लगातार वो पर्यावरण को क्या कर रहे हैं भाई, दूषित करती हुई न सुख शांति भयाम अस्ति ही, उनसे सुख शांति नहीं मिल रही है हम, ठीक है। जितने भी औद्योगिक जो विकास हो रहे हैं उनसे पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, उससे हमें सुख शांति नहीं मिल रही है। अस्मा भी प्रतिश्वासम विषपानम क्रियते, अस्मा भी हम सबके द्वारा प्रतिश्वासम हर सांस में विषपानम विषपान किया जा रहा है, अर्थात हम अपनी हर सांस में जहर का घूंट ले रहे हैं, यानी कि हम विषपान कर रहे हैं। बहूनाम उद्योगानाम विषयुक्तेन वायुनाम पृथ्व्याम उष्मः वृद्धिमाप्नोति ही। बहूनाम उद्योगानाम कि बहुत से उद्योगों के विषयुक्तेन जो विषैली जो चीजें हैं उनसे, वायुनाम पृथ्व्याम पृथ्वी पर वायु के द्वारा, उष्मा वृद्धिमाप्नोति, आपनोति यानी कि उष्मा की वृद्धि हो रही है कि वायु दूषित है, स्वच्छ नहीं है, उससे वायु से इतना ज्यादा असर पड़ रहा है कि जो उष्मा है वो भी क्या है, उसको दूषित कर रही है। अद्य वायु जल ध्वनि प्रदूषणेन मानव जीवनम दुखमयम संजाता है। अद्य आज हमारा वायु जल ध्वनि प्रदूषण और मानव जीवनम, मानव का जो जीवन है वो दुखमय हो गया है, अर्थात दुखित हो गया है। क्यों हो गया भाई, वायु स्वच्छ नहीं है, जल भी स्वच्छ नहीं है, ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, हमारे इफेक्ट कर रहा है, वो प्रभावित कर रहे हैं हमें। विविध संगठने पर्यावरणस्य है सुरक्षार्थम भूयो भूयः संसूच्यते। विविध संगठने, जो अनेक प्रकार के संगठन हैं, उनसे पर्यावरण की सुरक्षार्थम, सुरक्षा के लिए भूयो भूय बार बार सूचना दी जाती है। हर एक संगठन सूचना देते हैं, पर्यावरण शुद्ध करो, शुद्ध करो, सूचना मिलती है ना। प्रतिवर्षम च पर्यावरणम दिवसम इति नामना समारोह अपि सर्वत्र आयोजते। भाई कि प्रतिवर्षम और हर साल पर्यावरण दिवस नामक समारोह सर्वत्र सभी जगह आयोजित होता है। पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना, तो यानी कि पर्यावरण दिवस जो है उसका समारोह हम सभी जगह मनाते हैं। तथापि फिर भी पर्यावरण प्रदूषणस्य समस्या उत्तरोत्तरम प्रवर्धमाना अस्ति। फिर भी पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है उत्तरोत्तर यानी कि दिन प्रतिदिन क्या हो रही है भाई, वो प्रवर्धमाना बढ़ी रही है। वस्तुतः वास्तव में मानव सभ्यतायाः संरक्षणार्थम स्वास्थ्यम संवर्धनार्थं च पर्यावरणस्य संतुलनम निर्वार्यम अस्ति। वास्तव में भाई मानव सभ्यता के लिए और संरक्षणार्थम अर्थात उसकी सुरक्षा देखभाल के लिए और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संतुलनम, पर्यावरण का जो संतुलन है वो अनिवार्य है, जरूरी है, यानी कि उसका हमें तालमेल, संतुलन, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। सर्वे इदमेव अवगंतव्य है, सर्वे सभी को इदमेव यह ही अवगंतव्य जानना चाहिए, कि सभी को यह जानना चाहिए यत कि ध्वंस रहिता प्रकृत्या एक है, एक विकल्प है, कि ध्वंस रहित जितने भी ध्वंस हो रहे हैं उस प्रकृति का एक ही विकल्प है, ऑप्शन है हमारे पास, पर्यावरण संरक्षणम, की पर्यावरण की सुरक्षा। अतः पर्यावरणस्य संरक्षणम सर्वेषां कर्तव्यम अस्ति। अतः इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करना हम सभी का क्या है, कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। तो ये हमारा क्या था, गद्यांश था जो हमने पढ़ा। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए देखिए,
ठीक, चलिए देखिए अब इसमें से हम एक पद वाले आते हैं आपके एग्जाम में। एक पद वाले में पूछते हैं क्वेश्चन आपके, और दूसरे पूछते हैं पूर्ण वाक्य में, और तीसरे पूछते हैं आपके भाषिक कार्य में। भाषिक कार्य में आपके ग्रामर आती है, संज्ञा सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, विलोम संबंधित पूछ लेते हैं, पर्यायवाची पूछ लेते हैं, यानी कि तो गद्यांश में हमारे 3 तरह के क्वेश्चन पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे हमने अभी गद्यांश पढ़ा है तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं समझा देती हूँ एक बार। पर्यावरणेन अस्मात् साकं कस्य नित्य संबंध, कि पर्यावरण के साथ कस्य किसका नित्य संबंध होता है। अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा है भाई किसका, मानवस्य, भाई मानव का ही तो होता है, अभी ऊपर ही लाइन थी। अस्माभि प्रति श्वासम किम क्रियते, अस्माभि हम हर सांस में, किम क्रियते भाई क्या कर रहे हैं हर सांस में, हम किसका पान कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं हर सांस में हम, तो प्रति श्वासम किम विषपानम, ठीक है विषपान कर रहे हैं हम। प्रदूषणेन मानव जीवनम कीदृश संजात है, प्रदूषण से मानव का जो जीवन है कैसा हो गया है, कैसा हो गया है भाई, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है, सुख शांति नष्ट हो गई है। ठीक है, कस्य संरक्षणम सर्वेषां कर्तव्यमस्ति, और किसका संरक्षण, सर्वेषां हम सबका कर्तव्य है, भाई किसका, क्या करेंगे हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षणम सर्वेषां कर्तव्यमस्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण वाक्य में। किम पर्यावरणम अभिधीयते, भाई पर्यावरण को क्या नाम दिया गया है, आवरणतो हो, यानी कि जो हमें चारों ओर से ढकता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण अस्माकं किम किम प्रभावितानि भवन्ति, भाई पर्यावरण से हमारा जो जीवन में है वो क्या क्या प्रभावित होते हैं, क्या क्या दूषित होते हैं, जल है, मृदा है, वायु है, ध्वनि प्रदूषण है, ये उससे हमारे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वंस रहित प्रगत्या विकल्प किम वर्तते है, ध्वंस रहित प्रगति का क्या विकल्प है भाई, पर्यावरण की संरक्षा। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, सबसे सिंपल, कैसे पता करेंगे, कैसे निकालेंगे उसको, कि हमने गद्यांश पढ़ा है उसमें हर बात में पर्यावरण का ही जिक्र हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण, यही हो रहा है ना कि पर्यावरण को हम कैसे बचाएं, पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा शीर्षक, पर्यावरण, पर्यावरण से महत्व, 2-3 शीर्षक निकल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांशस्य संक्षिप्त करणम कुरुतः, संक्षिप्त वो बहुत बड़ा है, उसको हमें संक्षिप्त में लिखना है, इंपॉर्टेंस लाइन ऐड कर दो उसके अंदर, वो हो जाएगा संक्षिप्त में, कम से कम आप 3-4 लाइन ऐड कर दीजिए। ठीक है, संक्षिप्त हो जाएगा, उसको हमें छोटा करके लिखना है, सार लिखना है उसका हमें। निर्देशानुसारम प्रदत्त विकल्प्य भय उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, निर्देश के अनुसार विकल्प में जो आपके जो उत्तर दिए गए हैं वो आपको निकाल कर इसमें से लिखने हैं। अब है यहां पर प्रदूष्यते इति क्रियापदस्य गद्यांशे कर्तृपदम किम, कर्तृपदम किम, जैसे यहां पर है पर्यावरणम, प्रदूषणम, विश्वम। अब तो हम यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा, अब देखिए कि प्रदूष्यते है क्रियापदस्य है, क्रियापदस्य गद्यांश में कर्तृपदम किम अस्ति, इस गद्यांश में क्रियापद का कर्तृपद क्या है, प्रदूष्यते तो क्रिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, किसके बारे में चर्चा हो रही है भाई, पर्यावरणम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पर्यावरणम। विषयुक्तेन इति विशेषस्य, विशेष्य है, ये विशेषण है, विशेष्य पदम गद्यांशे किम अस्ति, भाई विषयुक्त में, ये विषयुक्त है, इसमें विशेषण और विशेष्य पद इस गद्यांश में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, सिंपल सा है भाई, विषयुक्त क्या हो गई है, विषैली क्या हो गई है, तो यहां पर वायु ना, कि वायु क्या हो गई है, विषैली हो गई है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, देखिए ये आपकी सेम उसी पाठ्य पुस्तक का है, चलिए नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर है वो है 8 चैप्टर, अष्टम पाठ है, ये हमारा
गद्य से है, यानी कि सेम उसी पाठ्य पुस्तक से है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है विचित्र साक्षी। इसमें से पाठ का सार भी पूछा जाता है, हिंदी भाषा एवं सार लिखत, और इसमें से आपका हिंदी अनुवाद भी पूछा जाता है कि आपको संस्कृत की लाइनें दे दी और उसमें से आपको हिंदी अनुवाद लिखना है इसका, ठीक है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीसरा इसमें से क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं, वन वर्ड भी आ सकता है और पूर्ण वाक्य भी आ सकता है। तो चलिए ये चैप्टर हम कर लेते हैं, एक बार इसको हम समराइज कर लेते हैं। आप देखिए विचित्र साक्षी, विचित्र साक्षी का मतलब होता है अनोखा गवाह, अनोखा गवाह। देखिए यह पाठ है, अयम पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति, कि यह जो पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा से लिया गया है, उसका अंश है, ये भाग है ये। इयम कथा बंग साहित्यकार है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारितः अस्ति, कि बंकिम चंद्र द्वारा जो इसके रचयिता है, साहित्यकार है, यहां से न्यायाधीश के रूप में उसका निर्णय लेते हैं, उस पर आधारित यह जो कथा है, कथा यानी कि जो कहानी है। न्यायकृतः सत्य असत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तिनां प्रयोगम कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्, कि न्याय जो करने वाले होते हैं वो सत्य और असत्य का जो निर्णय होता है यदा कदा, कभी कभी, यदा कदा कभी जभी, तादृश नाम उन युक्तियों द्वारा, उन उपायों द्वारा प्रयोग करके करते हैं, कुछ कुछ ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं वो जिनसे उनका न्याय हो सके, या भी जिसके परिणाम विनापि न्यायम स्यात् है, कि जिसका जो प्रमाण हो वो कुछ भी हो। अस्य कथानाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्ग है आचरित है, अस्याम इस कथा में भी न्यायाधीश ने भी वैसे ही मार्ग का आचरण किया है, अर्थात उन्होंने भी अपनी युक्ति के द्वारा उसका निर्णय लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये तो हमारा उसके बारे में था कि इसमें क्या जो हमारे बंकिम चंद्र जी चटर्जी हैं वो न्यायाधीश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ये। तो ये विचित्र साक्षी जो पाठ है आप देखिए, कश्चन निर्धनो जने भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जित मान है। कश्चन किसी, निर्धनो गरीब, जने व्यक्ति ने, किसी गरीब व्यक्ति ने, भूरि परिश्रम का मतलब होता है बहुत ज्यादा परिश्रम करके, किंचित कुछ, वित्तम उपार्जितवान कुछ धन अर्जित किया। भाई गरीब व्यक्ति था, बहुत ज्यादा, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की और उसके कारण उसने वित्तम उपार्जितवान यानी कि कुछ धन अर्जित किया, कुछ धन कमाया। तेन वितेन स्वपुत्रम एके अस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दाप्यतुम सफल हो जाता है। एके अस्मिन्, एक महाविद्यालय में, ठीक है। तेन उसे, वितेन कमाए हुए धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में, दाप्यतुम दिलाने में सफल हो जाता, सफल हो गया, ठीक है। अब उसने मेहनत की है तो उसने अपने पुत्र का दाखिला करवा दिया, किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिला दिया। तत्तन्य, तत्तन्य क्या, वहीं पर उसका पुत्र, तत्रे वहीं, छात्रावासे निवसन अध्ययन संलग्न संभूत है। निवसन यानी कि रहते हुए, अध्ययन यानी कि पढ़ाई में लग गया। कहां पर? छात्रावास में रहते हुए। एकदा से पिता तनुज से रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुल हो जाता है। एक बार उसके पिता, उसके रुग्णताम आकर्ण्य का मतलब होता है बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हो जाता है। भाई बहुत ज्यादा क्या हो गए, वो व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है, और पुत्र को देखने के लिए चल दिए। परम अर्थकार्चन पीड़ित है स पश्यानम व्याह पदाति रेव प्राचलत है। परम अर्थम कार्चन का मतलब होता है धन के अभाव के कारण, क्योंकि वो निर्धन व्यक्ति था, कि धन के अभाव के कारण पीड़ित है, दुखी होकर, सह वह बस को छोड़कर, विहाय छोड़कर, पदाति रेव गत प्राचलत है, पैदल ही चल पड़ा। पदाति कर्मेण संचलन साय समयो अपसौ गंतव्या दूरे आसित। पदाति कर्मेण पैदल चलने से, चलते हुए, साय यानी कि शाम हो गई, लेकिन जहां पर पहुंचना था गंतव्याद दूरे आसित, वो स्थान क्या था, अभी दूर था। निशा अंधकारे,
प्रसूते विजने परदेसे पद यात्रा ने सुबह। भाई निशांतकारे का मतलब होता है अंधकार के समय, जब रात हो जाती है तो अंधकार हो जाता है। प्रसूते विजने परदेसे, अनजाने परदेश में पद यात्रा पैदल चलना सुबह सही नहीं था, अच्छा नहीं था। एवं विचार्य से पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवसानम कर्तुम कश्चित गृहस्थम उपागत है। एवं ऐसा विचार करके वह पार्श्व स्थित, पास में कोई गांव था, वहां पर रात में निवास करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, कश्चित किसी, गृहस्थम उपागत है किसी गृहस्थी, यानी कि कोई गृहस्थी व्यक्ति था, उसके पास वो रुक गया। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रित प्रायच्छत, और उस दयालु व्यक्ति ने, उस गृहस्थी व्यक्ति ने उसको क्या दे दिया भाई, आश्रय दे दिया। ठीक है, अब देखो अचानक से विचित्रहा देवगति, भाग्य की लीला देखो, क्या देखो, तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरा गृहाभ्यंतर प्रविष्टः। तस्यामेव उसी रात, तस्मिन् उस घर में, कश्चन कोई चोर प्रवेश कर गया, कि कोई चोर घुस गया, किसके घर में, उस गृहस्थी के घर में जिसने उसने आश्रय दिया था। तत्र निहिताम एका मंजूषाम आदाय पलायित है, तत्र वहां पर निहिताम रखी हुई एक मंजूषा बॉक्स आदाय लेकर भाग गया। पलायित का मतलब है भाग गया वो। चोरस्य पाद ध्वनि नाम पर बुद्धो अथित है। चोरस्य पाद ध्वनि नाम पर बुद्धो अतिथि ही चोर संकया तम अन्वधावत है। चोरस्य, चोर के, पाद ध्वनि नाम पैरों की आवाज सुनकर, प्रबुद्धो अतिथि ही, जो अतिथि था, प्रबुद्धो का मतलब होता है जाग जाना, अतिथि ही जाग गया। कैसे जाग गया, चोर संख्या तम धावत, और चोर की संख्या होने के कारण उसने सोचा कि भाई कोई चोर है, तम धावत, उसके पीछे दौड़ा, ग्रहणांच, और उसे पकड़ लिया। अब उसने चोर के पैरों की आवाज सुनी और उसको शंका हुई कि भाई चोर है, तो उसने चोर को पकड़ लिया। अब देखिए आगे क्या हुआ। परम विचित्र घटत है, परम विचित्र घटना घटी। चोर है एवं चोर है उच्च ही क्रोशितुम मारत है, कि जो चोर था वही चोर चोर चिल्लाने लग गया। चोरो आया, चोरो आया, यानी कि जो चोर था वही क्या चिल्लाने लग गया, क्रोशितुम मारत है, उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है। तस्य तार सुरेण यानी कि ऊंची ऊंची तेज आवाज से, ऊंचे स्वर से, प्रबुद्धा जाग गए, ग्रामवासी, गांव में रहने वाले लोग, स्वगृहात अपने घर से निष्क्रम्य है, तत्रागच्छन निकलकर बाहर आ गए। कि जब उसने चोर चोर चिल्लाना शुरू किया तो यानी कि सब गांववासी जाग गए और सब गांव से बाहर आ गए। वराका अतिथि में च चोरम मतवा भर्त्यसन, वराकम बेचारे, अतिथि में जो अतिथि था, च चोरम, और उसे ही चोर मानकर, मतवा यानी कि मानकर, भर्त्यसन, उसको भला बुरा कहने लगे, उसको डांटने लगे। यद्यपि ही ग्रामस्य आरक्षी एव चोर है, यद्यपि ही, जबकि, ग्रामस्य गांव का, आरक्षी जो चौकीदार था, एव ही चोर है, आसीत वही चोर था, कि जो गांव का जो चौकीदार था वो क्या था, चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषोत्तम अतिथि चोरो अयमिति प्रख्याय कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षण में, उसी क्षण, रक्षा पुरुष यानी कि पुलिस ने आकर तब उस अतिथि को चोर मानकर प्राख्या पे कारागृह में डाल दिया, अर्थात उसको कहां डाल दिया, जेल में डाल दिया। देखिए, अग्रिम दिने सह आरक्षी चोराभियोग है तम न्यायालयम नीतवान है, कि अग्रिम दिने, अगले दिन उस आरक्षी को चोराभियोगम यानी कि चोरी के आरोप में, तम न्यायालयम यानी कि वहां पर न्यायालय यानी कि न्यायाधीश के सामने लाया गया। न्यायालय में उसको लाया गया। न्यायाधीश हो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान है। तो वहां पर कौन थे भाई, न्यायाधीश थे,
बंकिम चंद्र चटर्जी ने उन दोनों के, उभाभ्याम का मतलब होता है उन दोनों के पृथक अलग अलग जो उनकी बातचीत थी उनके विवरण को सुना। सर्वम व्रतम अवगत्य है सह तम निर्दोषम अमन्यत। सर्वम उसने सब तो जान लिया, सह परंतु वह निर्दोष अमन्यत निर्दोष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आरक्षिण च दोष भाजम, उसको पता लग गया कि जो आरक्षिण है, जो आरक्षी है, चौकीदार है, वो क्या है? दोषी है। किंतु प्रमाणाभावत से निर्णय तुम ना शक्नोत है, किंतु सबूतों के अभाव के कारण, प्रमाणाभावत यानी कि सबूतों के अभाव के कारण वह निर्णय लेने में क्या था? असमर्थ था, निर्णय लेने में असमर्थ था। ततो अशौ स्थापित तो अग्रिम दिने उपस्थापितुम आदिष्टवान। ततो तो क्या हुआ भाई? अगले दिन, अग्रिम दिने का मतलब होता है अगले दिन, उन दोनों को उपस्थित होने का आदिष्टवान है आदेश दिया। अब उनको अगले दिन बुलाया गया वहां। अनेधु तो न्यायालय स्व पक्ष है पुनः स्थापितवंत हो। अनेधु उन दोनों ने अगले दिन अपने जो पक्ष थे न्यायालय में दोबारा से रखे, अर्थात न्यायाधीश के सामने उन्होंने दोबारा से अपना पक्ष रखा, यानी कि उसका वर्णन किया। तदेव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यायोदेत। तदेव उसी समय कश्चित कोई तत्र आगत्य वहां पर आकर, कर्मचारी उसी समय वहां पर कोई कर्मचारी आता है जब वो क्या सुनाता रहता है? फैसला। ठीक है, तो वहां पर समागत्य पास में आकर न्याय देते हैं, निवेदन करता है यत् कि इतः क्रोशोद्वयंतराले कश्चिन जनय केनापि हतः। क्रोशोद्वयंतराले कि किसी दो कोस की दूरी पर कश्चिन कोई व्यक्ति केनापि किसी के द्वारा मारा गया है, यानी कि कोई व्यक्ति वहां पर मरा हुआ है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते। तस्यम उसका जो शरीर है, मृत शरीर है, वो कहां पर है भाई? राजमार्गम किसको बोलते हैं? सड़क पर। कि इसका जो शरीर है वो राजमार्ग निक्सा यानी कि पास में पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, कि आदेश दीजिए क्या करना चाहिए? न्यायाधीश आरक्षण अभियुक्तम च तम स्व आस्वम न्यायालय आने दे तुम आदिष्टवान है। और न्यायाधीश आरक्षी और अभियुक्त को वो सब जो मृत शरीर था उसको उठाने के लिए, लाने के लिए, न्यायालय में लाने के लिए उन दोनों को क्या देते हैं भाई? आदेश देते हैं कि तुम दोनों जाओ और जो मृत शरीर वो जो चौराहे पर यानी कि सड़क पर पड़ा हुआ है उसको लेके आओ। आदेशम प्राप्य उभो प्राचलता। आदेश पाकर, यानी कि उन दोनों ने उन दोनों का आदेश माना, आदेश पाकर दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठ पटेल लिहितम पट्टछादितम देह स्कंदेन वह तो न्यायाधीश कर्णम प्रति प्रस्थितो। आदेश प्राप्त जब वो दोनों चल दिए तो वहां पर तत्रोपेत्य वहां पर रखी हुई काष्ठ पतले एक जो लकड़ी की जो तख्ता होता है निहिता उस पर रखी हुई पट्टाछादितम देहम, उसका जो शरीर था वो कपड़े से ढका हुआ था। स्कंदेन वह तो, और शरीर सकेंदन यानी कि अपने कंधे पर बहन तो उसको उठाकर न्यायाधीश की ओर चल पड़े। उन्होंने दोनों को कंधे पर उठा लिया, दोनों ने, आरक्षी और अभियुक्त ने। आरक्षी सुपुष्ट देह आस्थित, आरक्षी जो चौकीदार था वो शरीर से कैसा था? ताकतवर था, हष्ट-पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्त अति कृशकाय अस्ति। अभियुक्त है जो अतिथि था वो क्या था? बहुत ज्यादा क्या था? वो कमजोर शरीर से था, उसका शरीर कमजोर था और वो हष्ट-पुष्ट था। भारमत सवस्य सकंधेन वहंतम तत्कृते दुष्करम आसीत। भाई स्वस्य वो जो मृत शरीर जो था, बॉडी थी, वो शव था, उसको कंधे पर बहना यानी कि दोहन करना, उसको उठाना, तत्कृते उसके लिए दुष्करम बहुत ज्यादा कठिन का कार्य था, क्योंकि जो अतिथि था वो बेचारा कमजोर था शरीर से। सह भार वेदना क्रदंती इसमें है, और वह उस पीड़ा के कारण करहा रहा था, रो रहा था, क्रदन कर रहा था। तस्य क्रदनम निशम्य मुदित है। तस्य उसके क्रंदन यानी कि रोने की आवाज सुनकर मुदित आरक्षी का मतलब होता है प्रसन्न, खुश हुआ। वो क्यों खुश हुआ? चौकीदार खुश हुआ कि ठीक है तूने इसकी सजा तो मिलेगी। खुश हुआ आरक्षी तम वाच उसको बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने है तव्या अहम चोरिताया मंजूसाया ग्रहणाद्वारित है, कि तूने, अरे दुष्ट, तूने मुझे उस दिन वो मंजूसा यानी कि वो जो बॉक्स था उसको उठाने के लिए तूने मुझे रोका था। अब तू उसका सजा यानी कि अब तुझे उसकी सजा मिलेगी।
अब तू उसको भोग। वो इस तरह उसको बोल रहा था। इदानीं निष्कृतस्य फल भुंगस्व, कि अब तू उसका फल भोग। अस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, अस्मिन् इस चोरी के आरोप में तुम तुझे 3 साल की सजा मिलेगी, अर्थात तुम 3 साल की सजा प्राप्त करोगे। इति प्रोवाच है ऊंचे हसत, ऐसा कहकर वो जोर से हंसने लगता है। यथा कथनचित उभौ स्वयं मान्य एक अस्मिन् चतुरे स्थापित बंतो, यथा कथनचित है जैसे तैसे करके उभव दोनों ने, उभव यानी कि दोनों, दोनों कौन, अतिथि और आरक्षी, स्वयं मान्य वो जो बॉडी थी उसको एक अस्मिन एक चबूतरे पर रख दिया, स्थापित बनता है रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश ने पुनस्तो दोबारा से घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टो यानी कि बोलने का आदेश दिया। कहा कि तुम इस घटना को दोबारा से बोलो, यानी कि इसको रिपीट करो। आरक्षण है निज पक्ष है प्रस्तुत बनती ही, आरक्षण है आरक्षिता, उसने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, यानी कि उसने बोला। देखिए क्या कहते हैं कि आश्चर्यम घटतम सह, आश्चर्य घटना घटी। जैसे ही वो आरक्षी बोलने लगा तो एक अनोखी घटना घटी। क्या घटी? आश्चर्य घटना कि सह स्व परवाराकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितान है। क्या बोला कि सहस्व, वो जो बॉडी थी, परवारकम अपसार्य का मतलब होता है उसने अपने ऊपर से कपड़ा हटाया और अचानक से वो खड़ी हो गई। न्यायाधीशम अभिवाद्य, और न्यायाधीश को अभिवादन करके बोला, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णामि, कि मान्यवर जो रास्ते में जो घटना हुई है, जो घटित हुई है, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूं, यानी कि मैं उसको सुनाना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं। तव्या अहम चोरिताया मंजूसाया, कि इस आरक्षी ने कहा था कि तव्या तूने मुझे चोरिताया, चोरी करते हुए, यानी कि वो मंजूसा उठाते हुए, ग्रहणाद वारित है रोका था, कि तूने वो पेटी उठाते हुए मुझे रोका था। अतः निष्कृतस्य फलम भुक्ष्व, कि अब तुम उसका फल भोगो। अस्मिन् चोरा अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति, कि इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की सजा मिलेगी। न्यायाधीश आरक्षी ने कारादंडम आदिश्य तम जन सम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंड की सजा दी, अर्थात उसको कारागृह में डाल दिया। तम और उस जने यानी कि जो व्यक्ति था, अतिथि था, सम्मानम मुक्तवान, उस अतिथि को मुक्त कर दिया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कर्म कार्याणपि कर्मणि मति वैभवशालिनः, इसलिए कहा गया है कि दुष्ट यानी कि कठिन कार्य को भी जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं, लीलेव का मतलब होता है खेल खेल में, खेल खेल में क्या कर लेते हैं, उसे पार कर लेते हैं। अर्थात कहा गया है कि जो कठिन से कठिन जो काम होता है उसको खेल खेल में बुद्धिमान लोग उसे वो पार कर लेते हैं, अर्थात उनको सफलता मिल जाती है, जिस प्रकार बंकिम चंद्र जी ने चटर्जी न्यायाधीश के रूप में किया। तो चलिए आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहीं पर हमारे कंप्लीट हुए। धन्यवाद।